एक्टिव मामलों की गिनती विच भी लगातार देश विच इजाफा होंदा जा रहा है। 28,13,000 तो ज़्यादा मरीजों का हुण देश विच कोरोना इलाज चल रहा है। तो सेहत मंत्रालय का कहना है कि लोगों को कोरोना तो घबराने की जरूरत नहीं है, तो डॉक्टर की सलाह उत्ते ही हस्पताल विच दाखिल होण। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है, और ये हॉस्पिटल्स के लिए है, कि वी मस्ट मेक श्योर कि लीकेज ऑफ ऑक्सीजन ना हो। और कई हॉस्पिटल्स में, और ये पहले ये था कि ऑक्सीजन की कमी महसूस नहीं होती थी, तो लो ऑक्सीजन जो था वो बहुत लीकेज हो जाती थी। एक एग्जांपल दूंगा कि लोगों ने ऑक्सीजन लगाया नाक से, अब आपका खाना आ गया, आपने खाने के लिए बैठे, ऑक्सीजन की ट्यूबिंग निकाली, बेड पे रख दी और खाना शुरू कर दिया, लेकिन पीछे से ऑक्सीजन बंद नहीं की, तो वो ऑक्सीजन जो ट्यूबिंग से निकली जा रही है वो वेस्ट हो जाएगी। तो इसलिए ऑक्सीजन हॉस्पिटल में लीकेज को रोकना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब ऑक्सीजन की ज़रूरत ज़्यादा है तो हमें सारे स्टेप्स लेने चाहिए जिससे हम ऑक्सीजन को प्रिजर्व करें, उसकी लीकेज ना करें। तो जहाँ जहाँ पे भी किसी हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की लीकेज के चांसेस हैं, ऑल हॉस्पिटल अथॉरिटी शुड मेक श्योर कि देयर इज़ नो लीकेज, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इस पे गाइडलाइंस भी हैं। दूसरा जो हमने गाइडलाइंस में भी कहा है कि अगर आपकी ऑक्सीजन कम हो रही है, आप घर पे हो, तो आप पेट के बल भी लेट सकते हो और डीप ब्रीदिंग कर सकते हो। प्रोन पोजिशनिंग से आपकी डायफ्राम की एक्टिविटी भी बढ़ जाती है, लंग की कैपेसिटी भी बढ़ जाती है, क्योंकि जो हमारा पिछले वाला हिस्सा है जहाँ पे लंग लोअर लोब ज़्यादा है, लंग का एक हिस्सा ज़्यादा है, दैट कैन एक्सपैंड मोर एंड यू कैन गेट मोर ऑक्सीजनेशन, तो वो भी हम कर सकते हैं। इसके बाद मैं यही बात करूंगा रिगार्डिंग ड्रग कॉल्ड रेमडेसिविर। रेमडेसिविर एक ऐसा ड्रग है जो आजकल बहुत डिमांड में है, लेकिन अगर हम इसको क्रिटिकली देखें तो रेमडेसिविर की जो बेनिफिट्स हैं वो वेल एस्टैब्लिश नहीं है। सबसे पहले जो रेमडेसिविर की स्टडी आई थी वो चाइना से ही आई थी, क्योंकि कोविड पैंडेमिक चाइना में ही शुरू हुआ था। वो एक नेगेटिव स्टडी थी जिसमें रेमडेसिविर का कोई फायदा नहीं आया था। उसके बाद कुछ स्टडीज यूएस से आई जिन्होंने ये दिखाया कि इससे हॉस्पिटल स्टे थोड़ा दिनों से कम हो जाता है, लेकिन मोर्टेलिटी बेनिफिट नहीं है, जान नहीं बचती है। और WHO की जो सबसे बड़ी स्टडी हुई है, जो सॉलिडारिटी ट्रायल है, उन्होंने भी इस ड्रग में कोई फायदा नहीं पाया। इसलिए ये सोचना कि अगर रेमडेसिविर ही एक मैजिक बुलेट है और उसी से हम सब लोग ठीक हो जाएंगे, तो ये गलत धारणा है। और दवाइयाँ हैं जो ज़्यादा यूजफुल हैं, ऑक्सीजन उनमें से एक है, एंटीकोगुलेंट्स हैं, और जो मॉडरेट टू सिक पेशेंट्स हैं उसमें स्टेरॉइड्स का भी रोल है। तो हमें ये समझना चाहिए कि वी शुड नॉट गेट इनटू अ पैनिक मोड अगर रेमडेसिविर नहीं मिल रही या रेमडेसिविर इज़ नॉट एसेंशियल। और इसीलिए इस ड्रग की होर्डिंग जो है या ड्रग की मिसयूज जो है उसको भी रोकने की ज़रूरत है। इट इज़ ओनली यूजफुल इन मॉडरेट टू सीवियर केसेज ऑन 5th to 7th डे, जब आपका सैचुरेशन गिर रही है, आपके लंग में इन्फिल्ट्रेट्स आ रहे हैं। जो सारी स्टडीज़ हुई हैं उन्होंने भी यही दिखाया है। अगर हम रेमडेसिविर शुरू में दे दें तो उसमें कोई बेनिफिट नहीं है, और इसके लिए मेडिकल लिटरेचर, इंटरनेशनल लिटरेचर में भी डेटा है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अगेन वी शुड अंडरस्टैंड रेमडेसिविर इज़ अ ड्रग विच हैज़ नॉट शोन मोर्टेलिटी बेनिफिट, और उसकी यूटिलिटी जो है वो मॉडरेट टू सीवियर इलनेस में है, माइल्ड इलनेस में उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए जो लोग रेमडेसिविर पहले दिन दे रहे हैं या दूसरे दिन ले रहे हैं, उस ड्रग का मिसयूज़ कर रहे हैं, जिससे उनको साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा हो सकते हैं और वो अननेसेसरी अपने बॉडी में ड्रग्स ले रहे हैं। तीसरा ये समझना ज़रूरी है कि इन दिस डिजीज़ 85% ऑफ पीपल विल हैव माइल्ड इलनेस। 85% लोगों को बुखार, जुकाम, नज़ला, थोड़ा खांसी हो गई, और वो आस्ता आस्ता सिर्फ बुखार की दवाई लेने से, जुकाम नज़ले की दवाई लेने से और कुछ हद तक अपने घरेलू नुस्खे जो है भाप लेने से ही ठीक हो जाएंगे। जो भी हम डेटा देखते हैं, चाहे हम इंडियन डेटा देखें या यूएस का डेटा देखें या यूरोप का डेटा देखें, यूके का डेटा देखें, ये सब लोग सिर्फ सपोर्टिव ट्रीटमेंट से ही ठीक हुए हैं, जैसे हम आम कॉमन कोल्ड से ठीक हो जाते हैं। इन लोगों को सिर्फ होम आइसोलेशन की ज़रूरत है, क्लोज मॉनिटरिंग की ज़रूरत है, और इसकी भी गाइडलाइंस हैं। और अपने आप को ये देखना है कि कुछ वार्निंग साइंस हों तो हम उन 15% में हो सकते हैं जिनको हॉस्पिटल की ज़रूरत है। कई पेशेंट्स आप देखेंगे जो घर पे रहे, 3-4 दिन बुखार हुआ, उसके बाद बिल्कुल ठीक हो गए और कोई उनको सिम्टम ज़्यादा नहीं हुए। ज़्यादातर मरीज़ इस टाइप के ही होते हैं, लेकिन 15% ऐसे लोग हैं जिनको ज़्यादा तकलीफ हो सकती है। इसलिए ये ज़रूरी है कि घर पे हम
गाइडलाइंस फॉलो करें, होम आइसोलेशन की, अपने आप को मॉनिटर करें, टेम्परेचर देखें, सैचुरेशन देखें, और अगर सैचुरेशन कम हो रही है, अगर बुखार बहुत तेज़ हो रहा है या सुस्ती है, ड्राउजीनेस है, सीवियर वॉमिटिंग हो रही है या और कोई ऐसे लक्षण हो रहे हैं, तो फिर हम अपने डॉक्टर से संपर्क करके तभी हम सोचें कि मुझे एडमिशन की ज़रूरत है। अगर सब लोग होम आइसोलेशन नहीं करेंगे और हॉस्पिटल एडमिशन ही चाहेंगे पैनिक के कारण, तो कोई हॉस्पिटल और कोई दुनिया का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा नहीं है जो इन सब लोगों को मैनेज कर पाएगा। इसलिए मैं यही कहूँगा कि पैनिक की ज़रूरत नहीं है। अगर हम सब इकट्ठे मिलकर एक स्ट्रैटेजी बनाएं कि हाँ, मेडिसिन हम जुडिशली यूज़ करेंगे, ऑक्सीजन जब ज़रूरत है तभी यूज़ करेंगे, उन लोगों को जिनको हॉस्पिटल की ज़रूरत है वही हम मैनेज करेंगे, और जो घर पे मैनेज हो सकते हैं उनको घर पे ही करेंगे। तो आई थिंक द हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कैन मैनेज द करंट क्राइसिस। बट एट द सेम टाइम सब लोगों को ये भी कोशिश करनी चाहिए कि हम जल्दी से जल्दी अपने केसेस कम करें, इसलिए क्राउड्स ना हो, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर निभाएं, कंटेनमेंट करें, क्योंकि तभी हम दोनों चीज़ें कर पाएंगे कि अपने केसेस भी कम करें और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो ऑप्टिमम ही सब पेशेंट्स को ट्रीट कर पाएगा।